बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 25 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। अच्छा, लास्ट वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे 4-5 इस तरह के कमेंट्स नज़र आए जिसमें आप में से कुछ व्यूअर्स ये पूछ रहे थे कि थाईलैंड और कंबोडिया की जंग पर भी बात करें कि इनका तनाज़ा क्या है, उसकी तारीख़ क्या है और ये जंग जो है वो किस जानिब जा सकती है, कितनी फैल सकती है। मैं आपको ये बता दूँ कि जंग जो है थाईलैंड और कंबोडिया की, ये अभी ऑल आउट वॉर में ये जंग कन्वर्ट नहीं हुई। ये बॉर्डर के ऊपर झड़पें हैं, बड़ी शदीद झड़पें हैं और माजी में भी 2008 में, 2007 में और 90s में भी ये बड़ा पुराना इनका तनाज़ा है। एक मंदिर को लेकर, बेसिकली एक मंदिर को लेकर ये तनाज़ा है जिस पर आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से भी एक फैसला सामने आ चुका और कंबोडिया के हक में आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दिया था कि मंदिर जो है वो कंबोडिया का है, लेकिन मंदिर के अतराफ जो ज़मीन है उसको लेकर भी तनाज़ा है। फिर इनका सियासी फड्डा भी है, इनका तारीख़ी फड्डा भी है, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया कि ये ऑल आउट वॉर में ये जंग जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई। हालांकि थाईलैंड की जानिब से कुछ जो एयर स्ट्राइक्स हैं, F-16 लड़ाका तैयारे थाईलैंड के पास हैं, कंबोडिया के पास F-16 तो छोड़ दें, कंबोडिया के पास एक भी लड़ाका तैयारा नहीं है। यानी कि थाईलैंड जो है वो मिलिटरीली ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू कंबोडिया, लेकिन अभी ये मिलिट्री पावर जो है वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं की जा रही। ये अभी बॉर्डर के ऊपर झगड़ा है क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ भी दरमियान में है और इंटरनेशनल बरादरी भी दरमियान में है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। जाहिर है कि अगर थाईलैंड के पास मिलिट्री एज है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी और आलमी अदालतों के जो फैसले हैं वो कंबोडिया के हक में भी हैं। बहरहाल अगर आप इस तनाज़े के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई जा सकती है, या अगर ये मामला जो है वो मज़ीद बढ़ा, बॉर्डर से आगे फैला, इन कंट्रीज़ के अंदर दाखिल हुआ तो इस तनाज़े पर भी ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन जंग और रूस और यूक्रेन जंग बंदी पर बात करेंगे, जिस पर मुज़ाकरात की तीसरी बैठक में भी इत्तफाक नहीं हुआ और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल के अंदर रशिया और यूक्रेन की जो टीम्स हैं वो तीसरी मर्तबा सर जोड़ने वाली हैं, लेकिन एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया जाना चाहिए, मैंने आपको कहा था। और इसी तरह के नताइज सामने आए। किसी एक भी नुक्ते पर इत्तफाक जो है वो जाहिर है कि नहीं हुआ। रशिया और यूक्रेन के जिस तरह के मुतालबात हैं तो उन मुतालबात को आप जानते हैं, उनमें से एक भी नुक्ते पर किस तरह से इत्तफाक हो सकता है। लेकिन यूक्रेन के सदर ने एक बहुत बड़ा दावा किया अपने वीडियो पैगाम के अंदर। यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी पेशरफ्त हुई है, एक नुक्ते पर पेशरफ्त हुई है, और वो नुक्ता यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो नुक्ता है मेरी पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात, और इस नुक्ते पर पेशरफ्त हुई है। और जो रशिया के नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने इस मामले को, इस मुलाकात का जो बंदोबस्त है वो करने के लिए उन्होंने पेशरफ्त जाहिर की है, हामी भरी है। रशिया के नेगोशिएटर्स ने, यूक्रेन के सदर ने दावा किया, जिसको खैर रशिया की नेगोशिएटिंग टीम ने, ये जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर था इसके बाद जो मीडिया से इन्होंने गुफ्तगू की तो वहीं पर रशिया की नेगोशिएटिंग टीम ने तो मुस्तरद कर दिया था। और रशिया की नेगोशिएटिंग टीम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि एक भी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हुआ, और उन्होंने ये कहा कि जी यूक्रेन के मुतालबात रियलिस्टिक नहीं है, इंक्लूडिंग ये जो पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात वाला नुक्ता है, इसका अभी जवाब नहीं बनता। रशिया की नेगोशिएटिंग टीम के हेड ने कहा कि अभी क़ब्ल वक्त है कि ये मुलाकात जो है वो हो जाए, अभी ग्राउंड सेट नहीं हुआ तो किसी भी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हुआ, सिवाय इसके कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रखे जाएंगे। शायद किसी मुलाकात के अंदर कोई ब्रेक थ्रू सामने आ जाए तो मुज़ाकरात जो हैं, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा दौर इस्तांबुल के अंदर तुर्किया के सालसी में, रशिया की नेगोशिएटिंग टीम के हेड ने कहा कि एक तो ये मुज़ाकरात भी जारी रखने पर इत्तफाक हुआ, और जो पहले दो मुलाकातों के अंदर जो भी नुकात तय पाए थे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो उन पर भी अमल दरामद किया जाता रहेगा। आपको मालूम है कि पहले दो मुज़ाकरात के जो अदवार हुए उसमें भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि जी कैदियों का तबादला होगा, डेड बॉडीज़ का तबादला होगा, जो बूढ़े कैदी हैं, जवान कैदी हैं, उनका तबादला होगा। अच्छा, कैदियों का तबादला तो आपको मालूम है कि ये तो इस जंग के पहले दिन से ये कैदियों का तबादला जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में जारी है।
बहरहाल तुर्किया की सालसी में ये हजारों तक पहुंच गया कि हजारों कैदी यूक्रेन, हजारों कैदी रशिया की जानिब से रिहा किए जा रहे हैं, हजारों डेड बॉडीज का तबादला भी इन दोनों कंट्रीज के दरमियान हो रहा है। और मुज़ाकरात के इस तीसरे दौर के बाद, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियोस के कैदियों का तबादला मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद भी हुआ। लेकिन इस तबादले के बाद क्या हुआ? इस तबादले के बाद रशिया की बमबारी हुई यूक्रेन के खार्किव रीजन पर, यूक्रेन के ओडेसा रीजन को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया और हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई। यूक्रेन की जानिब से कुछ इस तरह के बयानात भी सामने आए और ये वीडियोस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी प्रोमिनेंट मार्केट्स को ओडेसा के अंदर रशिया की जानिब से टारगेट किया गया और बड़ी ऊंची इमारतों को खार्किव के अंदर रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। 100 से ज़्यादा जख्मी और 2 हलाकतों जो हैं वो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिपोर्ट की जा रही हैं। बदले में यूक्रेन की भी कुछ स्ट्राइक्स जो हैं वो रशिया के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन जाहिर है कि यूक्रेन, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के अंदर जो इंटरनल केओस है, जो मुजाहरे वगैरह हैं यूक्रेन के सदर के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ना सिर्फ जारी हैं बल्कि बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि यूक्रेन के सदर, वो जो बिल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आपने उस बिल की लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं वो अगर आपने जाननी है तो वो लास्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। बहरहाल 2 ब्यूरोज को यूक्रेन के सदर जो अपने अंडर लाने का फैसला यूक्रेन के सदर ने किया था, तो उस पर ये मुजाहरे फूटे थे और अभी तक ये मुजाहरे क्यों जारी हैं? जाहिर है कि यूक्रेन के सदर वो जो फैसला है, वो जो बिल है, वो वापस नहीं ले रहे, बल्कि यूक्रेन के सदर की जानिब से अपने अवाम को समझाया जा रहा है कि जी रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए थे। ये जो दोनों ब्यूरोस हैं, यहाँ पर रशिया के इन्फ्लुएंस के कुछ सबूत यूक्रेन के हाथ लगे हैं। और यूक्रेन के सदर ने तो ये भी कहा कि ना सिर्फ इन ब्यूरोस की जो आज़ादाना हैसियत है उसको ख़त्म किया गया है, बल्कि अभी पार्टी बाकी है। जो इस ब्यूरोस के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ मुकदमे भी चलाए जाएंगे, इनके रशिया के साथ जो लिंक्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, तो उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों ब्यूरोस जो हैं वो रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर आ चुके थे। अच्छा, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि जो दोनों ब्यूरोस हैं ये यूक्रेन की जानिब से यूरोपियन यूनियन के कहने पर यूक्रेन ने ये दोनों ब्यूरोस क्यों बनाए थे? रशिया के इन्फ्लुएंस को यूक्रेन से ख़त्म करने के लिए। और अब इन दोनों ब्यूरोज में रशिया की इन्फ्लुएंस के सबूत जो हैं वो यूक्रेन को मिल गए हैं। ये रशिया का जो इन्फ्लुएंस है ये ना माजी में ख़त्म हुआ यूक्रेन के अंदर, या जो भी एक्स सोवियत स्टेट्स हैं वहाँ पर रशिया का इन्फ्लुएंस जाहिर है, क्योंकि ये रशिया का हिस्सा हुआ करते थे कंट्रीज़। और इस तरह से ये रशिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं हो सकता जिस तरह से यूक्रेन के सदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सदर ये जानते हुए कि ये मुजाहिरे इनका सर भी ले जा सकते हैं, इनकी कुर्सी भी ले जा सकते हैं, उसके बावजूद ये कानून यूक्रेन के सदर इसलिए वापस नहीं ले रहे क्योंकि यूक्रेन के सदर जो हैं वो अपनी कुर्सी को खुद छोड़ना चाहते हैं। ये कुछ एनालिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यूक्रेन के सदर को अब ये नज़र आ रहा है कि ये अपने कंट्री को एक डेड एंड पर ले आया है। और इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि 2026 में ये जंग भी जारी होगी, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए कोई एक गोली भी यूक्रेन को नहीं दे रहा होगा। अमेरिका ने तो ये जो असले गोले बारूद की मदद है ये तो बंद कर दी, यूरोपियन कंट्रीज भी 2026 तक बंद कर देंगे। तो ये 4-6 महीने यूक्रेन के सदर के पास हैं और यूक्रेन के सदर के पास बेहतरीन रास्ता इस जंग से निकलने का यही है कि इसके अपने अवाम इसको कुर्सी से उतार कर फेंक दें, ये अपनी अहलिया को लेकर किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर पनाह ले ले। तो ये बड़ा इजी एस्केप है यूक्रेन के सदर के लिए इस जंग से निकलने का। इसके अलावा यूक्रेन का सदर जिस नहज पर ये अपने मुल्क को ले आया है, तो रशिया रुकने का नाम नहीं ले रहा और अमेरिका जो है वो आने का नाम नहीं ले रहा इस जंग के अंदर। अमेरिका को यूक्रेन के सदर ने बहुत ज़्यादा ड्रैग करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के सदर जो हैं उन्होंने लास्ट डे भी अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया कि हमारे पास और बहुत काम है। यूक्रेन जो है वो एक कंधा यूक्रेन के सदर को बताते रहे थे, स्पेशली रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बताते रहे थे कि अमेरिका की तारीख भरी पड़ी है कि अमेरिका इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने कंधे के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन जब ये च्युइंगम फीकी हो जाए तो उसको अमेरिका थूक देता है। तो यूक्रेन के सदर को बात जो है वो 3-3.5 साल पहले तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सदर को
یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یوکرین ایک کندھا تھا اور اس کو استعمال کر کے دیکھ لیا امریکہ نے اور نیٹو کنٹریز نے، لیکن اس کندھے کا کوئی خاص فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا، لیکن جتنا فائدہ حاصل ہوا میں آپ کو بتا دوں وہ کافی ہے۔ اب اس دوران امریکہ نے کچھ نئے کندھے بھی ڈھونڈ لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رشیا یہاں پر اتنا زیادہ مصروف تھا اور ابھی بھی رشیا مصروف ہے کہ اس دوران رشیا کا کچھ جو بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہاں سے رشیا کے جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی، یوکرین کی جانب آ گئی۔ ناگورنو قرباخ سے میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا نے اپنے پیس کیپرز کو بھی رشیا بلا لیا تھا کہ آؤ یہاں پر تمہاری ضرورت ہے، یعنی کہ یہ جو ویکیوم بنا، یہ جو سپیس ملا، تو اس کو آ کر امریکہ نے اس کو کور کر لیا۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور آذربائیجان اور آرمینیا نے چوری چھپے خفیہ طور پر یہ جو زنگازور کوریڈور والا معاہدہ ہے، یہ 100 سال کے لیے امریکہ کو آرمینیا کی جانب سے دینے پر حامی بھر لی گئی ہے۔ یہ یورپین میڈیا کلیم کر رہا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اگر آرمینیا یہ زنگازور کوریڈور یہ امریکہ کو دینے پر تیار ہو گیا ہے 100 سال کے لیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے کانٹریکٹرز جو فوجی وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پر 100 سال کے لیے تعینات ہو جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق 10,000 فوجی، یہ جو زنگازور کوریڈور ہے یہ CSTO کا بھی بارڈر ہے، یہ ایران کا بھی بارڈر ہے، یعنی کہ رشیا کا اور ایران کا بارڈر ہے، جہاں پر امریکہ آگے بیٹھ رہا ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل بھی ہے، ترکیہ بھی ہے، آذربائیجان کے آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ تو یہاں پر زنگازور کوریڈور پر امریکہ، نیٹو اور اسرائیل کی موجودگی، ظاہر ہے کہ یہ ایران کو بھی برداشت نہیں ہے، یہ رشیا کے لیے بھی فائدے کی بات نہیں ہے، تو اس لیے رپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خفیہ طور پر یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور آرمینیا نے حامی بھر دی ہے۔ آرمینیا کی جانب سے ان رپورٹس کو مسترد کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آرمینیا جو ہے وہ یہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے سائن نہیں کر سکتا۔ آرمینیا CSTO کا ممبر ہے، رشیا کا ایلائی ہے، اور اس طرح سے نیٹو کو لا کر رشیا کے بارڈر پر، ایران کے بارڈر پر یہ آرمینیا کی جانب سے نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آرمینیا آپ کو معلوم ہے کہ ایران کا بھی ایلائی ہے، اتحادی ہے، تو ایران کی جانب سے بھی رد عمل ظاہر ہے کہ سامنے آئے گا اگر یہ معاہدہ، جو کہ ابھی تو رپورٹس کی صورت میں ہے، اگر یہ آنے والے دنوں میں کھل گیا تو اس پر ایران کا بھی بہت شدید رد عمل سامنے آئے گا اور رشیا کا بھی بہت شدید رد عمل سامنے آئے گا ایران کا، اس لیے کیونکہ آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات کی وجہ سے، اور رشیا کا اس لیے کہ امریکہ اور نیٹو یہاں آ کر کوکسس ریجن کے اندر، اس بہت امپورٹنٹ ریجن کے اندر جہاں پر رشیا کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، تو یہاں پر آ کر امریکہ اور نیٹو بیٹھ جائیں گے۔ اور امریکہ اور نیٹو کی ایکسپینشن سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ پوٹن کو بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ اعتراض ہے، تو یہاں پر پوٹن بزی تھا، تو یہاں پر آ کر نیٹو نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ تو اس معاملے پر رشیا کا آفیشیل رد عمل ابھی سامنے آنا باقی ہے، اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ سارے ظاہر ہے کہ لائک مائنڈڈ کنٹریز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز بباز۔ یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ اسرائیل کے فورن منسٹر ہیں، اور یہ یوکرین کے صدر سے یہ فورن منسٹر جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہاں پر اسلحے، گولے بارود، انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ کے جو معاملات ہیں اور امداد وغیرہ اسرائیل کی جانب سے یوکرین کو کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ دشمن کا دوست بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ ایران کا جو دوست ہے رشیا، وہ اسرائیل کا ٹیکنیکلی دشمن ہے، ویسے اس طرح سے ان کے تعلقات تو ہیں، لیکن اندر خانے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دشمن کا دوست بھی آپ کا دشمن ہے، اور یہاں پر یہ دوستی نبھانے کے لیے اسرائیل جو بڑا صہیونی ہے وہ چھوٹے صہیونی کے پاس پہنچا، مدد کا اور کچھ جو اسلحے، گولے بارود وغیرہ، ٹریننگ وغیرہ، انٹیلیجنس وغیرہ کے وعدے یہاں پر کیے گئے، اور یوکرین کے صدر نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، اور آذربائیجان کی جانب سے بھی یوکرین کو مشورہ دیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الہام علییو نے کہا کہ آکیوپیشن کو، قبضے کو کبھی بھی قبول نہ کرنا۔ یوکرین کے صدر کو الہام علییو جو آذربائیجان کے صدر ہیں ان کی جانب سے مشورہ دیا گیا۔ بہرحال یہ جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں یہ بہت سارے محاذوں پر ایران اور رشیا کے خلاف بالکل متحد یہ نظر آ رہے ہیں، اور چوری چھپے ان کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا کہ معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں، خفیہ ڈیلیں بھی کی جا رہی ہیں۔ آذربائیجان اور اسرائیل کی ڈیل ہو چکی، اب یہ امریکہ اور آرمینیا کی ڈیل ہو چکی، یوکرین، آذربائیجان اور اسرائیل بھی
بہت قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ان کی ڈیلز وغیرہ ہیں یہ ان ادر ورڈز میں کہوں گا کہ رشیا کی ڈھیل کا نتیجہ بھی ہیں۔ رشیا کو اتنی لمبی یہ جنگ جو ہے وہ نہیں لٹکانی چاہیے تھی کہ رشیا کا فوکس جو ہے وہ یہاں سے کاکسس کے ریجن کے اندر بہت امپورٹنٹ ریجن سے بھی ڈائیورٹ ہو گیا، اور بہت سارے معاملات، بہت سارا ویکیوم رشیا کی جانب سے چھوڑ دیا گیا، جس کو امریکہ اور نیٹو کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے فل اپ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی الائنسز بن رہے ہیں، یہ جو نئے بلاکس بن رہے ہیں، یہ جو نئے ریجنز کے اندر نیٹو کی انٹری ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مہنگی پڑے گی رشیا کو بھی اور ایران کو بھی، اگر انہوں نے بہت جلد یہ جو خفیہ رپورٹس ہیں ان پر کان نہ دھرے، ان کو لائٹ لیا گیا رشیا کی جانب سے، اور رشیا اسی طرح سے، اسی رفتار سے اپنے اسپیشل ملٹری آپریشن کو لے کر آگے بڑھتا رہا تو بہت دیر بھی ہو سکتی ہے۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔